देखो इस चैप्टर बस श्योर नहीं है, इस चैप्टर में अपने ने कितने सेक्शंस वैसे हैं इसमें? 4 है, 5, 6, 7 और 9। सेक्शन 7 अभी हमने नहीं देखा है, वो कवर किसके साथ होगा? सैलरी वाले चैप्टर के साथ, ठीक है। बाकी 3 सेक्शंस अपने देखे थे। सेक्शन 6 किस चीज़ का है? रेजिडेंशियल स्टेटस का। सेक्शन 7 इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 9 इनकम डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। और सेक्शन 5 स्कोप ऑफ टोटल, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस में हमें जो रेजिडेंशियल स्टेटस देखना है उसमें ध्यान क्या रखना है कि जो इंडिविजुअल है और एचयूएफ है, ठीक है, वो दोनों रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट बनने के बाद भी आगे उसमें अपने को एक चीज देखनी पड़ेगी कि रेजिडेंट में ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। बाकी अगर कोई है जैसे फर्म है और एलएलपी है, कंपनी है, इन सभी में अपने को सिर्फ रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट देखना है, ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी क्लासीफाई नहीं करना। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया रेजिडेंशियल स्टेटस किसका? इंडिविजुअल का। भाई इंडिविजुअल को हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। पहला कौन? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। सेकंड, इंडिया का सिटीजन जो इंडिया छोड़ के जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के। और थर्ड, इंडिया का सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आ रहा है विजिट। विजिट का मतलब टेम्पररी पीरियड के लिए या परमानेंट के लिए? टेम्पररी पीरियड के लिए। और फोर्थ अदर्स, जो भी इन तीनों के अलावा बच गए। अच्छा, ये क्लासिफिकेशन क्यों बनाई? क्योंकि जो पहले 3 कैटेगरीज है उनको सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशंस मिलेगी, सेकेंड वाली कंडीशन नहीं मिलेगी। जो रिमेनिंग इंडिविजुअल्स है उनको दोनों बेसिक कंडीशंस मिलेगी, फर्स्ट भी और सेकेंड भी। फिर देखा हमने कि 2 बेसिक कंडीशंस कौन कौन सी है। पहली क्या थी कि रेलेवेंट ईयर के अंदर स्टे कितना होना चाहिए? 182 डेज या उससे ज्यादा, कि कम से कम 182 हो। अच्छा, लीप ईयर है तो भी 182 ही चाहिए अपने को। लीप ईयर में भी 182 का 183 नहीं हो जाएगा। फिर सेकंड बेसिक कंडीशन की रेलेवेंट ईयर में कितने दिन हो? 60 दिन। और रेलेवेंट ईयर को छोड़ के पिछले 4 सालों में कितने दिन होने चाहिए? 365 या उससे ज्यादा, ठीक है। इन दोनों में से अपने को एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, हम क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट, ठीक है। हमने ये पॉइंट देख ही लिया। उसके बाद कि 3 पर्सन्स ऐसे हैं, 3 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनको फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही मिलेगी, सेकंड वाली नहीं मिलेगी। कौन कौन से? क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। नेक्स्ट, इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। और इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन किसको बोलेंगे? या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ कहाँ हुआ है? अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब अब मान के क्या चलेंगे 1947 से पहले। नेक्स्ट, इंडिया का स्टे कंप्यूट करने के लिए हम क्या लेके चलते हैं कि जिस दिन इंडिया में वो आया डेट ऑफ अराइवल, और जिस दिन इंडिया से जा रहा है डेट ऑफ डिपार्चर, ये दोनों दिन का स्टे कहाँ काउंट होगा? इंडिया में। नेक्स्ट, कि अगर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो हमें क्या देखना? एक्चुअल स्टे नहीं देखना उसका, एक्चुअल अराइवल या डिपार्चर। हमें देखना कि उसके पास एक सर्टिफिकेट होगा, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। उसके अंदर 2 डेट्स मेंशन होगी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ साइनिंग। डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर डेट ऑफ साइनिंग ऑफ तक के पीरियड को हम क्या मान के चलेंगे? इंडिया के बाहर। दोनों ही डेट्स को हम मानेंगे इंडिया के बाहर। नेक्स्ट, इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। भाई जरूरी नहीं है कि इंडिया की लैंड वाले पार्ट पे वो आके स्टे कर रहे हैं, अगर वाटर्स के अंदर है, कहां तक? कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल तक का जो पार्ट है उसको भी इंडिया माना जाएगा। 1 नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.852, मतलब रफली 12 नॉटिकल माइल मतलब 22 किलोमीटर के आसपास का जो पार्ट है वो क्या बन गया? इंडिया बन गया, ठीक है। अच्छा, एक पर्सन रेजिडेंट बन चुका है, अब अपने को बनाना है वो ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कब बनेगा? जब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। और नॉट ऑर्डिनरी जब एक एडिशनल सेटिस्फाई हो रही हो या फिर एक भी ना हो रही हो, तो वो क्या बन गया? नॉट ऑर्डिनरी। अब कंडीशंस है क्या? पहली एडिशनल कि रेलेवेंट ईयर को छोड़ के उसके पहले के 10 सालों में से किसी भी 2 साल में वो पर्सन इंडिया का क्या हो? रेसिडेंट। क्या बोल सकते हैं इसको कि पिछले 10 में से किसी भी 2 साल में कोई भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या है कि रेलेवेंट ईयर को छोड़ के उसके पहले के 7 सालों में कम से कम कितने दिन का स्टे हो? 730 या उससे ज्यादा। ये दोनों कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी, हम क्या बन जाएंगे? रेसिडेंट। इसके अलावा 2 चीजें और थी कि अगर कोई पर्सन जो इंडिया का सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया में आ रहा है विजिट के लिए, वैसे हम सबसे पहले चेक क्या करेंगे? उसकी फर्स्ट बेसिक कंडीशन।
अगर वो सेटिस्फाई होगी तो ठीक है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई तो एक कंडीशन गवर्नमेंट ने क्या और दे रखी है अपने को कि भाई अगर वो इंडिया में आ रहा है रेलेवेंट ईयर में 120 दिन या उससे ज्यादा के लिए, पिछले 4 सालों में 365 या उससे ज्यादा के लिए, और इंडिया की इनकम कितनी हो 15 लाख से ज्यादा, मतलब इनकम अदर देन फॉरेन इनकम एक्सीड करे किससे 15 लाख। अगर एक्चुअल इक्वल टू 15 लाख है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। अच्छा, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी, 120, 365 और 15 लाख, तो उस बंदे को इंडिया क्या मान लेंगे, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला पॉइंट क्या है कि कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे वो इंडिया में आया हो या ना आया, ठीक है, उसको हम इंडिया का रेजिडेंट बना देंगे। उसको क्या बना सकते हैं, डीम्ड रेजिडेंट। कब, अगर उस पर किसी और कंट्री में टैक्स नहीं लग रहा और दूसरा इंडिया की इनकम कितनी हो 15 लाख से ज्यादा, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, डीम्ड रेजिडेंट या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो ये था इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ के अंदर रेजिडेंशियल स्टेटस अपने को कैसे देखना है कि देखो एचयूएफ के डिसीजंस है जो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट है वो कहां से हो रहा है। अगर इंडिया से एचयूएफ का कुछ भी काम हो रहा है तो वो क्या बन गई, रेजिडेंट। भाई कंट्रोल मैनेजमेंट पार्टली सिचुएटेड इन इंडिया तो भी रेजिडेंट। अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया के बाहर है कंप्लीटली तो नॉन रेजिडेंट। नेक्स्ट एचयूएफ को हमने रेजिडेंट बना दिया, अब हमें देखना है ऑर्डिनरी है या फिर नॉट ऑर्डिनरी। ये डिपेंड किस पे करेगा, कर्ता, कि कर्ता जो है एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई करे या नहीं करे। अगर वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों तो एचयूएफ क्या बन गई, ऑर्डिनरी। और कर्ता ने एडिशनल की एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करी तो नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है एचयूएफ रेजिडेंट है कर्ता नॉन रेजिडेंट, ऐसा पॉसिबल है कि एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस कर्ता के रेजिडेंशियल स्टेटस पर डिपेंड नहीं करता। बस हमने तो क्या करा है, कर्ता की एडिशनल कंडीशन चेक करी है, क्या देखने के लिए कि जो एचयूएफ है वो ऑर्डिनरी है फिर नॉट ऑर्डिनरी। नेक्स्ट रेजिडेंशियल स्टेटस हम किसका देख रहे हैं, फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये सभी लोग रेजिडेंट होंगे कब, सेम एचयूएफ वाला पॉइंट, अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली इंडिया में है तो क्या बन गए, रेजिडेंट। और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया तो नॉट रेजिडेंट। नेक्स्ट अपने को क्या देखना है, रेजिडेंशियल स्टेटस किसका, कंपनी का। तो कंपनी में हमने 2 क्लासिफिकेशन यहाँ बना दी भाई, एक तो इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी कौन सी कंपनी, जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के कंपनीज एक्ट में हुआ है, जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में सिचुएटेड है, तो वो तो हमेशा क्या रहेगी, रेजिडेंट। फॉरेन कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन इंडिया के अंदर नहीं हुआ वो है फॉरेन कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी रेजिडेंट बन सकती है, अगर कोई इंडिया में, मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेजिडेंट, इंडिया के बाहर है तो नॉन रेजिडेंट। सेम मतलब है इसका, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट मतलब समझने के लिए हम ये मान सकते हैं कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स, बस यहाँ पे कंपनीज के लिए एक नई टर्म दे रखी है। सेक्शन 5 नेक्स्ट, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, मतलब किस पर्सन के लिए कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। तो 3 टाइप के रेजिडेंट थे, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी, नॉन रेजिडेंट। तो ऑर्डिनरी के लिए तो सारी इनकम टैक्सेबल होगी, कहीं उसने कमाई हो, कहीं रिसीव हुई हो, कोई भी टाइप की इनकम हो, ठीक है। तो अगर बात स्टार्टिंग से देखें, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया सभी के लिए टैक्सेबल, तीनों के लिए। इनकम डीम्ड टू रिसीव इंडिया जो सेक्शन 7 में आएगी वो भी तीनों के लिए टैक्सेबल। इनकम एक्रूड इन इंडिया तीनों के लिए टैक्सेबल। इनकम डीम्ड टू एक्रूड इंडिया जो सेक्शन 9 में आएगी तीनों के लिए टैक्सेबल। अच्छा, इसके बाद 2 चीजें बचती हैं, एक तो ऐसी इनकम जो हमने कमाई है ऐसे प्रोफेशन से जो सेटअप हमने किया था इंडिया में, बाद में हम उसको बाहर ले गए, तो ये ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल, नॉट ऑर्डिनरी के लिए भी टैक्सेबल, लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं। और एक ऐसा बिजनेस जिसको कंट्रोल इंडिया से किया जा रहा है तो ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं। और लास्ट, ऐसी इनकम जिसका इंडिया से कोई लिंक नहीं है, इंडिया में ना तो कमाई ना ही रिसीव हो, वो सिर्फ किसके लिए टैक्सेबल होगी, ऑर्डिनरी के लिए, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। फिर 2 चीजों को अपने को क्या ध्यान रखना है कि भाई देखो, रिसीव्ड का मतलब होता है कि मेरे को कोई भी अमाउंट पहली बार रिसीव कहाँ पे हो रही है, ठीक है। अगर मैंने एक बैंक में रिसीव करके फिर उसको दूसरे में ट्रांसफर किया है तो उस ट्रांसफर या रेमिटेंस को हम रिसीव नहीं मानते। और दूसरा कि हम कोई पुरानी इनकम इंडिया में लेके आ रहे हैं, पिछले साल की इनकम, चाहे उस पर टैक्स लगाओ या ना लगाओ, अनटैक्स या टैक्स्ड, तो क्या वो करंट ईयर में टैक्सेबल होगी, नहीं। भाई वो टैक्सेबल होनी थी या नहीं होनी थी, वो लास्ट ईयर में होनी थी, करंट ईयर में वो टैक्सेबल नहीं। इसके बाद कुछ एग्जांपल से आप देख चुके थे पहले। अब सेक्शन 7 जो हमें सैलरी वाले चैप्टर के साथ कवर करना है। अब लास्ट जो सेक्शन है इस चैप्टर का, सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 किस चीज का है, इनकम
डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसको मान लेंगे कि इंडिया में कम आएगी। अच्छा, कोई भी इनकम सेक्शन 9 में आ गई तो मतलब कि वो टैक्सेबल किसके लिए होगी? सबके लिए, चाहे ऑर्डिनरी हो, नॉट ऑर्डिनरी हो या फिर नॉन रेजिडेंट। पहला पॉइंट क्या है? एनी इनकम एक्रूइंग और अराइजिंग, चार चीजें दे रखी है। पहला बिजनेस कनेक्शन, डिटेल में इसका मीनिंग फाइनल के अंदर आएगा। बिजनेस कनेक्शन समझने के लिए हम एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस कनेक्शन की इनकम टैक्सेबल किसके लिए? तीनों के लिए। अच्छा, बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया है तो ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है, नॉट ऑर्डिनरी के लिए टैक्सेबल है नहीं है, नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। अच्छा, बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो इंडिया का बिजनेस हो गया तो टैक्सेबल सबके लिए, चाहे कंट्रोल कहीं से किया जाए। सेकंड क्या? इनकम मुझे मिल रही है किस चीज से? एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, भाई इंडिया के अंदर हमारे पास कोई बिल्डिंग थी, घर था, दुकान थी, हमने वो किराए पे दे दी, टैक्सेबल किसके लिए हो जाएगी? सबके लिए। नेक्स्ट, एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया, कि मुझे इंडियन कंपनी के शेयर से डिविडेंड मिल रहा है, मैंने इंडिया में कोई प्लांट और मशीन किराए पे दे दी, तो भी टैक्सेबल किसके लिए? सबके लिए, क्योंकि वो क्या बन जाएगी? डीम टू एक्रोराइज इन इंडिया। और नेक्स्ट क्या है? थ्रू और फ्रॉम, थ्रू ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया, कि मैंने एक ऐसा कैपिटल एसेट, कोई ऐसा एसेट बेचा जो कहाँ पे है? इंडिया में। मैंने इंडियन कंपनी के शेयर्स बेचे, टैक्सेबल किसके लिए? सबके लिए। मैंने इंडिया में कोई प्लॉट सेल करा है, तो टैक्सेबल किसके लिए? सबके लिए। तो कोई भी इंडिया कैपिटल एसेट हमने बेचा तो टैक्सेबल किसके लिए हो जाएगा? सबके लिए। नेक्स्ट, फिर हमने एक पॉइंट और क्या देखा है कि अगर नॉन रेजिडेंट है और वो ये तीन काम कर रहा है तो उसकी इंडियन जो इंडिया में है वो टैक्सेबल मानी नहीं जाएगी। अगर नॉन रेजिडेंट ये तीन काम कर रहा है तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। पहला क्या है? परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट, कि इंडिया में गुड्स खरीदे एक्सपोर्ट करने के लिए। सेकंड, इंडिया में न्यूज कलेक्ट करिए, उसमें ट्रांसमिट होगी इंडिया के बाहर। और थर्ड, इंडिया में फिल्म की शूटिंग अगर वो कर रहे हैं, तो ये तीन काम अगर नॉन रेजिडेंट कर रहा है तो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, अगर रेजिडेंट कर रहा है तो टैक्सेबल हो जाए। नेक्स्ट, एक फॉरेन कंपनी से रिलेटेड पॉइंट है कि एक ऐसी फॉरेन कंपनी जिसका बिजनेस किस चीज का है? माइनिंग ऑफ डायमंड्स, ठीक है। उसने क्या करा? एग्जीबिशन लगाई। किस चीज की एग्जीबिशन? अनकट, अनप्रोसेस्ड या रो डायमंड्स। कहां पे? स्पेसिफाइड नोटिफाइड जोन, स्पेशल नोटिफाइड जोन बोल सकते हैं आप, एसएनजेड में। तो उस एग्जीबिशन से जो भी उसकी इनकम होगी वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, ठीक है। सेक्शन 9 के अंदर अब सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर कोई पर्सन है जिसने जो सर्विसेज है वो इंडिया में रेंडर करी है तो जो उसकी सैलरी है वो भी इंडिया में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, चाहे इसको रिसीव कहाँ हो, कहीं भी हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर। अच्छा, हमने सर्विसेज इंडिया में रेंडर करी थी, उसकी पेंशन हमें मिल रही है, और पेंशन जब हमें मिल रही है तब हम इंडिया के बाहर है, तो भी वो पेंशन इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट कि थर्ड और सेकंड में डिफरेंस क्या है? थर्ड, सेकंड में ये नहीं बताया कि सैलरी कौन पे कर रहा है, किसको रिसीव हो रही है। थर्ड में क्या बता रखा है? सैलरी कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट। किसको? इंडिया के किसी सिटीजन को जो कि काम कर रहा है इंडिया के बाहर, उनको जो सैलरी मिलेगी वो इंडिया में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल, क्योंकि वो सेक्शन 9 में कवर होगी। ये पॉइंट किसके लिए बनाया गया है कि जो फॉरेन में इंडिया की एम्बेसीज है जहाँ पे इंडियंस काम कर रहे होंगे उनको सैलरी मिल रही है इंडिया की गवर्नमेंट से, तो वो इनकम इंडिया में क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिर्फ सैलरी टैक्सेबल होगी। सैलरी के जो दो कंपोनेंट्स है, अलावेंस और परक्विजिट्स, वो भी उनको मिल रहे होंगे, वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होंगे एज पर सेक्शन 10 सब सेक्शन 7। और ये एग्जम्पशन या बेनिफिट कौन से रीजन में मिलेगा? दोनों में, डिफॉल्ट में भी और ऑप्शनल में। नेक्स्ट, इंडियन कंपनी से जो डिविडेंड अपने को मिल रहा है वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगा, चाहे वो डिविडेंड रिसीव कहीं पे हो। अच्छा, फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला है तो क्या वो टैक्सेबल है इंडिया में? देखो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो टैक्सेबल है, ठीक है। और अगर ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है, कोई और है, तो अगर इंडिया में रिसीव हुआ है तो टैक्सेबल है, अदरवाइज टैक्सेबल नहीं होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या था जो हमें मेनली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चैप्टर के बाद देखना है कि अगर मनी की फॉर्म में गिफ्ट है, किसने गिफ्ट दिया है? रेजिडेंट। किसको? नॉन रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी को। और अगर उसकी अमाउंट 50,000 से ज्यादा है तो वो भी इंडिया में क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। नेक्स्ट, तीन चीजें हैं लगभग सेम प्रोविजंस तीनों में, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। क्या ये तीनों चीज इंडिया में डीम टू एक्रोराइज मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल मानी जाएगी? इसके लिए हमें क्या देखना? पेयर कौन है। अगर पेयर गवर्नमेंट है तो इंडिया में टैक्सेबल है,
अच्छा, अगर पेयर रेजिडेंट है तो इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी अगर रेजिडेंट ने उस लोन का यूज या इंटेंजिबल एसेट का यूज या फिर सर्विसेज का यूज इंडिया में कराओ। किस पर्पस के लिए? किसी भी हेड की इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है, अगर यूज रेजिडेंट इंडिया के बाहर हुआ है, बाहर किया, तो ये तीनों चीज पे के लिए इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर नॉन रेजिडेंट पे कर रहा है इंटरेस्ट, रॉयल्टी या फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, तो कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है यूज कहां होना चाहिए? इंडिया में। लेकिन इंटरेस्ट के केस में तो लोन का यूज होना चाहिए सिर्फ बिजनेस के लिए, और रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में इंटेंजिबल एसेट और जो सर्विसेज है उसका यूज वो इंडिया में किसी भी हेड की इनकम अर्न करने के लिए। तो एक अलग पॉइंट सिर्फ कौन से वाला है? जब इंटरेस्ट पे कर रहा है कौन? नॉन रेजिडेंट, तो इंडिया में यूज करना है किस पर्पस के लिए? बिजनेस के लिए। बाकी सब में कॉमन है। फिर लास्ट अपने देखिए बॉक्स देखा था, इसमें एक एक्सप्लेनेशन है। इसमें क्या बता रखा था कि सेक्शन 9 की वजह से इनकम जब टैक्सेबल होती है ना, तो हम ये नहीं देखते कि जो रेसिपिएंट या पेई है उसका इंडिया के साथ कोई टेरिटोरियल कनेक्शन है या फिर नहीं। भाई चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में आया हो या ना आया हो, उसका इंडिया में घर हो या ना हो, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो या ना हो, उसने सर्विसेज इंडिया में प्रोवाइड की हो या ना की हो, वो टैक्सेबल हो जाएगी। कंडीशन क्या है? उनका यूज कहाँ होना चाहिए? इंडिया में। तो ये इस बॉक्स के अंदर बता रखा है। ठीक है, तो सेक्शन चैप्टर 2 की जो है वो रिवीजन अपनी कंप्लीट होगी।